हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आज के इस अपने जो करंट अफेयर का वीडियो नंबर 11 के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो भी नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के अंदर मिले हैं उनके बारे में। फर्स्ट नोबेल प्राइज़ किनको मिला, उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट्स नोबेल प्राइज़ है वो, और उसके बाद में मेरे को जो लगता है कि वो जो नोबेल प्राइज़ पूछे जा सकते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और साथ में ही जो न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का बदल के 2019 में नया आ गया है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। और डियर स्टूडेंट, इससे जो नेक्स्ट वीडियो जो हम डालेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना भी कोरोना पीरियड के अंदर गवर्नमेंट ने जो नई स्कीम्स लॉन्च किया है उसके बारे में है। उसका जो वीडियो डलेगा उसको आप पूरा डिटेल में और एक एक उसका लाइन देखिएगा, क्योंकि वाजिब सी बात है कि जब भी करंट अफेयर की बात आएगी तो जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या नेट का एग्ज़ाम है उसमें जो गवर्नमेंट की लेटेस्ट पॉलिसी चेंज हुई है वो ज़रूर डलेगी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो हमारा बहुत डिटेल के अंदर पॉलिसीज़ के ऊपर होने जा रहा है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और इसका जो PDF और इसके MCQs जो भी है हमने वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो PDF है ये डाल देंगे। और जो 10 मॉक टेस्ट है UGC नेट के जो NTA का फॉर्मेट है उसी स्टाइल में हमने हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं। जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है वो वहाँ पर जा कर के अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। और जिनके प्रॉब्लम्स आ रही है वो इस डिस्क्रिप्शन वाले नंबर के ऊपर कॉल करके बात कर सकते हैं, राइट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक साइंस के अंदर, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स के बारे में हम बेसिकली बात करेंगे, राइट। तो देखिए, अगर हम डियर स्टूडेंट बात करें कि नोबेल प्राइज़ के बारे में, जो स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है जिसको सॉवरेन रिस्क बैंक बोलते हैं, इस बैंक ने डोनेशन देना स्टार्ट किया। जो अल्फ्रेड नोबेल के लिए जो कमेटी बनी हुई है और वो आज तक जो है इकोनॉमिक्स के अंदर 53 टाइम्स नोबेल प्राइज़ 1969 से स्टार्ट हुआ था 2021 तक, यानी ये बन गए 53 टाइम्स, राइट। और इनके जो जितने पर्सन को ल्यूरेट्स जो हैं वो उनके अंदर 89 है, आपको ये ध्यान रखना है, राइट। तो हम बात करते हैं कि फर्स्ट नोबेल प्राइज़ 1969 में किन को मिला था। तो देखिए, फर्स्ट यहाँ पर मैंने थोड़ी स्टोरी लिखी है फर्स्ट नोबेल प्राइज़ के ऊपर, कि जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है उसने अपनी जो उसका 300वीं एनिवर्सरी थी, राइट, उसके ऊपर 1968 के अंदर जो है वो जो ये नोबेल प्राइज़ कमेटी है उसको डोनेशन दिया, राइट। तो यहाँ पर ये देखिएगा लिखा गया है कि अल्फ्रेड नोबेल फाउंडर ऑफ द नोबेल प्राइज़, द प्राइज इज़ बेस्ड ऑन द डोनेशन रिसीव्ड बाय द नोबेल फाउंडेशंस। यानी कि जो डोनेशन है इसको आपसे नेट में पूछा जा सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इकोनॉमिक्स का पूछा जा सकता है कि जो नोबेल प्राइज़ मिलता है उसमें जो नोबेल प्राइज़ की कमेटी है उसको डोनेशन कौन देता है। डोमेस्टिक बेसिकली स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है वो देता है, राइट। इसलिए जब भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है तो ये नाम उसके साथ में जोड़ा जाता है, राइट। तो ये एनिवर्सरी कौन सी थी, जो 300, राइट। तो देखिएगा, फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जो मिला वो रैग्नर फ्रिंच को और जेम टिम्बरजन को मिला है, राइट। और किसके लिए मिला है कि उन्होंने जो इकोनॉमिक प्रोसेस है उसमें डायनामिक सिस्टम को लॉन्च किया है, राइट। और जो भी डिटेल में हम अगर डिस्कस करें डियर स्टूडेंट, तो हमारा जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर मैंने नोबेल प्राइज़ के ऊपर डिटेल में स्टोरीज़ बना करके डाल रखी है कि जो एक आम स्टूडेंट्स को समझ आ सके कॉमन सेंस के अंदर, तो आप वहाँ भी जा करके आप रीड कर सकते हैं, राइट। और भी सक्सेस स्टोरीज़ वहाँ पर लगाई हुई है, तो राइट। और इन्होंने अपना हाफ शेयर किया है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 1998 का नोबेल प्राइज़ जो है वो इंडिया के कंटेस्ट में, कोई भी एग्ज़ाम है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है, राइट। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अमर्त्य सेन को मिला है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, ये आपको ध्यान में रखना है, और इन्होंने सिर्फ अकेले को मिला है, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट, जो मेरे को लगता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नोबेल प्राइज़ है आपके UGC नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है 2001 का नोबेल प्राइज़। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आपके जो सिलेबस है उसके अंदर मेंशंस किया हुआ है मार्केट फेलियर, और मार्केट फेलियर के ऊपर जो काम किया है वो देखिए जॉर्ज एकेरलूफ, वन ऑफ माय फेवरेट इकोनॉमिस्ट,
और माइकल स्पेंस और स्टिग्लिट ने काम किया है, राइट। तो देखिए डी स्टूडेंट, मार्केट फेलियर, ये मेरा जो इकोनॉमिक्स पढ़ाने में 6 महीने का जो एक सिलेबस होता है उसमें मैं बच्चों से 2 ही बार डिस्कस करते हैं कि मार्केट सक्सेस और मार्केट फेलियर, यानी कि इकोनॉमिक्स इज़ बेसिकली इंटायर इज़ ए डिवीज़न बिटवीन मार्केट फेलियर एंड मार्केट सक्सेस, राइट। क्योंकि कैसे मार्केट सक्सेस हो इसके ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है, ताकि जैसे ही मार्केट सक्सेस होती है तो बात प्रोडक्टिविटी पे चली जाती है, क्योंकि इनकम प्रोडक्शन बन जाती है, राइट। तो प्रोडक्शन से जब इनकम आने लगती है तो हर कोई ज़्यादा प्रोडक्शन करने की सोचता है ताकि ज़्यादा इनकम आए। तो ज़्यादा प्रोडक्शन वाजिब सी बात है प्रोडक्टिविटी से आता है, तो हर कोई प्रोडक्टिविटी की सोचने लगता है। जब प्रोडक्टिविटी की सोचने लगता है तो वाजिब सी बात है जो गुड्स की डिमांड करेगा वो सारी प्रोडक्टिव गुड्स की डिमांड करेगा। जब प्रोडक्टिव गुड्स की जब डिमांड करेगा तो कंपनियां बनाएगी वही जो प्रोडक्टिव हो, और जो अनप्रोडक्टिव बनाएगा उसका कोई खरीदेगा नहीं, तो वो कंपनियां अपने आप बाहर हो जाएगी। तो जैकेट भी अच्छी क्वालिटी का, दूध भी अच्छी क्वालिटी का, शूज़ भी अच्छी क्वालिटी के, आपके बैग भी अच्छी क्वालिटी के, पढ़ने के बुक्स भी आपकी अच्छी क्वालिटी का। क्यों? क्योंकि आप बुक्स इसलिए पढ़ोगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो जो कंपनियाँ, जो भी फर्म्स है अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज बनाएगी वो मार्केट से अपने आप बाहर हो जाएगी। जैसे ही इकॉनमी मार्केट से जुड़ती है तो ये मार्केट के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो हर कोई अपनी प्रोडक्टिविटी की केयर करने लगता है। तो इकॉनमी के अंदर प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है। और जैसे आपने पढ़ा है रोस्टो में कि जब जैसे इकॉनमी मार्केट सक्सेस होता है तो सप्लाई साइड की प्रॉब्लम ना रह करके डिमांड साइड की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि लोग डिमांड कम कर, रिलेटिवली प्रोडक्शन के रिलेशन में डिमांड जो है कम हो जाती है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, जो मार्केट फेलियर होता है वो इन्फॉर्मेशन अगर पूरा ना हो तो भी मार्केट फेल हो जाता है, राइट। तो इनके ऊपर इन्होंने काम किया है। तो एक जो आपने बात की, अभी मैंने बात की कि जैसे ही मार्केट सक्सेस होता है तो अच्छी चीज़ अंदर आ जाती है, क्योंकि लोगों की डिमांड ही अच्छी चीज़ के लिए होती है और बुरी चीज़ बाहर चली जाती है। लेकिन जैसे ही मार्केट फेल होता है तो बुरी चीज़ अंदर आ जाती है और अच्छी चीज़ बाहर चली जाती है। क्योंकि देखिए जहाँ पर फ्यूडल सिस्टम है लाइफ का, वहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ जो कॉस्टली सामान खरीदते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आईफोन है, तो इकोनॉमिक्स का अगर मैं टीच करूँ तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आईफोन महंगा होता है, नहीं। आईफोन सस्ता होता है और जो 10,000 वाला फ़ोन होता है वो महंगा होता है। क्यों? क्योंकि आईफोन जो है वो प्रोडक्टिव है, राइट। और प्रोडक्टिव चीज़ हमेशा सस्ती होती है, और जो आपके 10,000 वाला जो इतना प्रोडक्टिव नहीं है वो आपका कॉस्टली है, राइट। लेकिन अगर उसका यूज़ प्रोडक्टिव नहीं किया जा रहा है तो वो फिर सिर्फ कॉन्स्पिक्यूअस प्राइस हो गया, जिसको आप दिखाते हैं कि वो दिखाने के लिए यूज़ होता है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे सिस्टम के अंदर जब आप सिर्फ दिखाने के लिए कोई चीज़ को यूज़ करते हो तो कंपनियां जो है वो क्वालिटी कम कर देती है, राइट। तो अच्छी चीज़ जो है वो बाहर चली जाती है और लो क्वालिटी की चीज़ें ज़्यादा यूज़ होने लग जाती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लूँ कि लहसुन होता है, तो आप मैं बच्चों के सब्जी के लिए, जो बच्चों का हॉस्टल है, तो कभी कभी मैं बच्चों के हॉस्टल के से सब्जी लाने के लिए मार्केट में चला जाता हूँ। तो मैं वहाँ पर देखता हूँ बच्चे कि जो अच्छा लहसुन बाहर से दिखने में बहुत बड़ा लहसुन दिखेगा और प्योर बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसमें उतना ही ज़्यादा यूरिया डला हुआ होता है। और जो लहसुन छोटा होता है, प्रॉपर बना हुआ नहीं होता, उसमें यूरिया कम होता है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि ये हमारा एग्रीकल्चर में एक तरह का मार्केट फेलियर है, क्योंकि जो चीज़ दिखाई देती है उसमें क्वालिटी कम है और जो दिखाई नहीं देती उसमें हाई क्वालिटी है। तो जिसने ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश किया उसका इतना सुंदर दिखाई नहीं देगा। तो इसका मीनिंग हो गया कि यहाँ पर ऑर्गेनिक बनाने का इंसेंटिव ही नहीं है। तो जहाँ मार्केट फेल होती है वहाँ अच्छा काम करने का इंसेंटिव कम हो जाता है और अनप्रोडक्टिव चीज़ बनाने के इंसेंटिव जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, राइट। तो ये लेमन प्रॉब्लम्स होती है। लेमन प्रॉब्लम का मीनिंग होता है कि गुड चीज़ बाहर चली जाती है और बैड चीज़ अंदर आ जाती है। तो इन पे काम किया है जॉर्ज ज़करलोफ ने, राइट। और उसको देखिएगा एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन के अंदर एक सिग्नलिंग होता है। सिग्नलिंग का मीनिंग है सपोज आपको कार बेचनी है तो आप खुद बताएंगे इस कार में ये चीज़ है, इसका पिकअप इतना है, इसका एवरेज इतना है, इसका अभी तक इंजन नहीं खुला हुआ है, जो भी आप अंदर की बातें बताएंगे। तो जब लेने वाला कोई चीज़ लेता हो तो बेचने वाला खुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, उसको आप बोलते हैं सिग्नलिंग। तो उस पर काम किया है स्पेंस ने, माइकल, राइट। और स्क्रीनिंग जो आप टेस्ट देख
लेकर के आते हैं कि आज तो मेरा स्क्रीनिंग था। स्क्रीनिंग का मीनिंग होता है जब कोई सामान खरीदने वाला होता है वो पूछे कि तेरी कार कैसी है, इस कार का टायर जो है वो कितने किलोमीटर चले हुए हैं, इंजन कितना किलोमीटर चला हुआ है, राइट। जो कार के बारे में इंफॉर्मेशन ले, कार का मॉडल क्या है, राइट। तो जो कार के बारे में इंफॉर्मेशन ले, यानी कि जब कोई चीज़ सामान खरीदने वाला है वो किसी से पूछे तो उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। तो स्क्रीनिंग और सिग्नलिंग जो है वो बेसिकली एसमेटिक इंफॉर्मेशन को दूर करता है। जैसे तुम देखते हैं कि कोई भी कंपनी होती है वो ऐसे मेंशंस करती है कि जैसा कि आपने टीवी में देखा होगा, तो ये क्या है, सिग्नलिंग है, राइट। जैसा कि आपने टीवी में देखा होगा हमारा प्रोडक्ट इस तरह का है, यानी इसका मीनिंग है कि हमारे प्रोडक्ट को टीवी पर भी ऐड आती है। तो ये कहने का, ये जो वर्ड्स मेंशन करने का है, इसके पीछे क्या है, सिग्नलिंग। वारंटी है, गारंटी है, ये सब क्या है, सिग्नलिंग। ये वारंटी देने का मीनिंग कहते हैं कि आप ये प्रोडक्ट खरीद लीजिएगा, अगर ये नहीं सही निकला तो 1 महीने तक हम वापस ले लेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है डियर स्टूडेंट, कि वो सिग्नलिंग कर रहा है कि मेरे प्रोडक्ट में जो है वो मेरा प्रोडक्ट जेन्युइन है, राइट। तो ये सब सिग्नलिंग के पार्ट होते हैं मार्केट के अंदर, राइट। तो इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मार्केट फॉर एस्थमेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए मिला है। यहाँ पर मैंने मेंशंस कर दिया है क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपके सिलेबस में डायरेक्ट मार्केट फेलियर मेंशंस है और मार्केट फेलियर के ऊपर इन्होंने काम किया है, राइट। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो अब 2018 का इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपसे पूछ सकता है। तो मैंने 21 से लेकर के वापस 18 तक के डाले हैं कि इससे ज़्यादा पूछने के चांसेस नहीं है, राइट। तो 2018 में ये देखिए फर्स्ट फिर नाम लग गया जो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है उसका। तो जो दिया गया वो नोर्डस को दिया गया फॉर इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज इनटू द लॉन्ग रन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। डियर स्टूडेंट, एक बात मैं और करना चाहता हूँ, जैसे मैं कल ही मेरे बच्चों से डिस्कस कर रहा था क्लास के अंदर कि आज जो नया चैलेंज उभर के आ रहा है मार्केट बेस्ड जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है उसके अंदर, कि कैसे हम मार्केट को सक्सेस बनाए रख सकें। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है वो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी जो है वो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने से प्रोडक्टिविटी गिर सकती है। और आपको पता है कि मार्केट सक्सेस सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बेस पे राइज होता है। तो अगर प्रोडक्टिविटी गिर जाती है तो वाजिब सी बात है ये कि एक्सटर्नलिटीज़ है, ग्लोबल एक्सटर्नलिटीज़ है क्लाइमेट चेंज। तो एक्सटर्नलिटीज़ की वजह से मार्केट फेलियर होने के चांसेस होते हैं। तो आज जो भी कैपिटलिस्टिक इकॉनमी है, यानी कैपिटलिस्टिक, मैं मार्क्स का कैपिटलिस्ट की बात नहीं करता हूँ जो मॉरल इंसेंटिव पे बात करते हैं, नहीं, मैं आपको इकोनॉमिक इंसेंटिव की बात कर रहा हूँ, एडम स्मिथ का कैपिटलिज्म के बारे में, राइट। तो कैपिटलिस्टिक जो सिस्टम होता है वही एक तरह से मार्केट सक्सेस होता है जिसको हम मार्केट कैपिटलिस्टिक सिस्टम बोलते हैं, राइट, मार्केट बेस्ड। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के टाइम में जो सबसे बड़ा चैलेंज उभर के आ रहा है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में आ रहा है। क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल एक्सटर्नलिटीज़ बनी है, अगर उसकी एक्सटर्नलिटीज़ के इफ़ेक्ट्स प्रोडक्टिविटी पर आते हैं तो मार्केट को सक्सेस करवाने में अड़चन पैदा हो सकती है। तो आज जो भी रिसर्च चल रही है, मैं हार्वर्ड का और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ के कुछ रिसर्च पेपर पढ़ रहा था, आज जो सबसे ज़्यादा इम्फेसिस है वो ये कि कैसे मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू ही हम क्लाइमेट चेंज को रोका जा सके। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिएगा, जैसे इंश्योरेंस का स्ट्रक्चर है, तो हमने मार्केट सक्सेस तभी होती है जब आपका रिस्क जो है वो मार्केट इकोनॉमी के अंदर सर्टेन सिचुएशन हो, तभी मार्केट सक्सेस होती है। तो सर्टेन सिचुएशन रखने के लिए आपको मिलिट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो भी आपके जो भी जिस तरह की सिचुएशन, इंश्योरेंस वगैरह, ये सब आपको एक सर्टेनिटी जो है वो प्रोवाइड करवाती है। देखिए आपकी हैवी मिलिट्री है, एयरफोर्स है, नेवी आपका स्ट्रॉन्ग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है, स्पेस आपका जो स्पेस मिशन है वो अगर आपके स्ट्रॉन्ग्स हैं तो उससे एक तरह का मार्केट को सर्टेन सिचुएशंस में मिलता है कि कोई भी अगर मिस हैपन होता है तो हम इंस्टेंटली उसको टैकल कर लेंगे। तो मार्केट जब में अगर सर्टेन होता है तो इन्वेस्टर अपना इन्वेस्ट करते जाता है। तो उसी तरह से इंश्योरेंस है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, हमने इंश्योरेंस की इतनी कंपनियां खड़ी कर दी कि इंश्योरेंस की कंपनियां खुद अपने आप में मार्केट से जुड़ गई, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर से जुड़ गई है। आज इनमें इतना होड़ मचा हुआ है
कि किसका वो हेल्थ इंश्योरेंस सस्ते रेट पे करे और बेटर सर्विस प्रोवाइड करवाए और कैशलेस दे। देखिए उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे ही हम हमारी इकॉनमी इंश्योरेंस से जुड़ी आती है, मैं हेल्थ इंश्योरेंस का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो वाजिब सी बात है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं वो डॉक्टर्स को कंसिडर करेगी और जो भी डॉक्टर्स गलत बिल बनाएगा वो जो कंपनी है इंश्योरेंस उस डॉक्टर को बाहर कर देगी। अब वाजिब सी बात है, लोगों ने जब इंश्योरेंस ले रखा है और उस इंश्योरेंस में उस डॉक्टर का नेम नहीं है, उस हॉस्पिटल का नेम नहीं है, तो वो हॉस्पिटल मार्केट से बाहर हो गया। और जब बैड चीज़ मार्केट से बाहर हो जाती है तो मार्केट सक्सेस हो जाती है। तो हमने इंश्योरेंस के अंदर किस तरह से मार्केट इस्टेब्लिश किया है कि लार्ज नंबर ऑफ इंश्योरेंस, और जो भी स्ट्रक्चर हम माइक्रो में बेसिकली पढ़ते हैं वो एक्चुअल में मैक्रो ही कंसेप्ट है, जिसको मैं क्लास में बोलता हूँ मार्केट मैकेनिज्म इज़ द बेस्ट वे टू जनरेट द एफिशिएंसी, और पूरी की पूरी इसी स्टेटमेंट पे माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाती है। तो वहाँ पर वही मैं बात कर रहा हूँ कि आज जो सबसे ज़्यादा इम्फेसिस है वो क्लाइमेट चेंज के अंदर कैसे मार्केट इस्टेब्लिश की जाए ताकि क्लाइमेट चेंज ऑटोमेटिक एडजस्ट हो सके, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल एक्सटर्नलिटीज़ बन गई है, राइट। तो आज का जो रिसर्च के टॉपिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स है कि क्लाइमेट चेंज पे, तो इसी को कंसर्न में रख के 2018 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था ताकि इस पे जो है ज़्यादा काम हो सके, राइट। और पाउल रोमर, देखिए जो इनोवेशंस है, जब हम बात करते हैं ग्रोथ के डेटा लेकर के तो हम देखते हैं कि 1950 के बाद में जो सोलो मॉडल्स के ऊपर ग्रोथ होता है बेसिकली इन्वेस्टमेंट से आता है, और वो आपके कैपिटल इन्वेस्टमेंट से मशीनरी का बढ़ना होता है। और जब जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका जब डेप्रिसिएशन के इक्वल हो जाता है तो मशीनरी बढ़नी बंद हो जाती है, क्योंकि वाजिब सी बात है कि अगर देखिए अगर खेत में मैं काम करता हूँ तो अकेले हाथ से काम करके तो मैं रोजी रोटी कमा सकता हूँ, अगर मेरे पास कुछ मशीनरी है तो मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, ज़्यादा काम करके मैं ज़्यादा इनकम बना सकता हूँ। तो वाजिब सी बात है कि मेरी इनकम जो है वो मेरे पास कितना कैपिटल है उस पर डिपेंड करता है। तो सोलो मॉडल यही कहता है कि प्रति व्यक्ति इनकम जो है वो प्रति व्यक्ति कैपिटल का फंक्शन होता है, लेकिन जितनी कैपिटल ज़्यादा होती जाती है तो मार्जिनल रिटर्न उसके ऊपर डिमिनिश होता जाता है। तो मैं इन्वेस्टमेंट करता जाऊँगा मेरी सेविंग से तो कैपिटल आती जाएगी, लेकिन जितनी भी मशीनरी आएगी उस पर रिटर्न गिरता जाएगा, तो एक लेवल आएगा कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट उन मशीनरियों के टोटल डेप्रिसिएशन के इक्वल चला जाएगा। इसका मीनिंग अब मेरे पास कोई मशीन जो है वो और नहीं बढ़ेगी और मेरी प्रति व्यक्ति इनकम है वो फिक्स हो जाएगी, राइट। ये बात अमेरिकन इकॉनमी में 1950 तक हुई, राइट। उसके बाद में अमेरिकन इकॉनमी में जैसे ही खर्चा किया गया नए इनोवेशंस के ऊपर, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि इनोवेशंस तो हुई, लेकिन डियर स्टूडेंट वो इनोवेशंस जैसे ही बन के कोई रेडियो मार्केट में आया ना, चाइना ने कॉपी किया और वो सस्ता वापस जो है वो प्रोडक्ट साइकिल जिसको बोलते हैं वो वापस अमेरिका में ही सस्ता जाने लग गया, राइट। तो उसको रोकने के लिए 1994 के अंदर WTO के अंदर बेसिकली 1994 में WTO इस्टेब्लिश किया और इसके अंदर यूएस ने पेटेंट को लागू करवाया कि देखिए जब तक पेटेंट नहीं होगा, वो वाजिब सी बात है पहली नज़र में तो ऐसे लगेगा कि यूएस को फ़ायदा है, लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि जहाँ रूल बेस्ड सिस्टम होता है वहाँ सबको फ़ायदा होता है लॉन्ग रन में, राइट। तो जब 1994 में WTO इस्टेब्लिश हुआ उसका मेन मोटिव ही एक था कि कैसे ही पेटेंट को प्रॉपरली दुनिया में लागू किया जा सके। तो पेटेंट से क्या होता है कि जिसने बनाया है उसी के वो ही सेल कर पाएगा। तो वाजिब सी बात है कि दूसरे आदमी को भी इंसेंटिव मिलता है कि तू भी ज़्यादा बना, तू भी कोई नया प्रोडक्ट बना, तो अपना वाजिब सी बात है कि उसके बेस पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो एक कंपटीशन पैदा हो गया प्रोडक्ट को, नए प्रोडक्ट को पैदा करने के लिए, राइट, इनोवेशन करने के लिए। और वाजिब सी बात है जब एक ही तरह के एक ही यूज़ के कई चीज़ें पैदा हो जाती है, जैसे मान लीजिए कैंसर की दवाई है, पेटेंट की वजह से बहुत सारी दवाई मार्केट में आ गई। इवन कोरोना का वैक्सीन है, पेटेंट की वजह से इतना सारा वैक्सीन मार्केट में आ गया क्योंकि कंपनियों के प्रॉफिट बनने का होड़ मच गई, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली सबका प्राइस डाउन चला गया है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि पेटेंट एक तरह की मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर है, उसको इस्टेब्लिश करता है। शॉर्ट रन में तो हमें लगता है
कि पेटेंट जो है वो मोनोपोली जनरेट करता है, लेकिन पेटेंट का अगर सेंस देखें तो मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर को जनरेट करवाने का एक वे है, और मोनोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर ही एक प्रैक्टिकल वे है डियर स्टूडेंट, क्योंकि 1929 की क्राइसिस में आपने देखा होगा इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स इस वजह से आई थी कि इकोनॉमी में डाइवर्सिफिकेशन नहीं था, राइट। तो पाउल जो रोमर का काम है वो पेटेंट के थ्रू इनोवेशंस को इंटीग्रेट करके और इकोनॉमी के अंदर बूस्ट करवाना। तो अमेरिकन इकोनॉमी की 1990 से 2000 अगर 15 की बात करें तो लगभग $10 ट्रिलियन का ऐड हुआ है, राइट। ये बहुत बड़ा ऐड है, इसलिए रोमर को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ने हाफ हाफ शेयर किया है, राइट। अगर हम 2020-19 का बात करें तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, ये हमने फेसबुक जो पेज है उसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल में स्टोरी इनके बारे में लगाया है कि किस तरह इन्होंने एक्सपेरिमेंटल अप्रोच किया है, ग्लोबल जो भी एलिवेशन पॉवर्टी एलिवेशंस के प्रोग्राम होते हैं उनको इफ़ेक्टिव बनाया जाए, क्योंकि जो भी प्रोग्राम्स होते हैं गवर्नमेंट के उसमें पब्लिक का टैक्स जो होता है वही यूज़ होता है वहाँ एक्सपेंडिचर करने में। तो इन्होंने एक जो वे दिया है कि अगर कोई भी आप पॉवर्टी ग्लोबल पॉवर्टी अगर ख़त्म करना चाहते हो तो पॉलिसी को कैसे इफेक्टिव बनाया जा सके ताकि टैक्स बच सके, और जब टैक्स बचता है तो आम आदमी का पैसा बचता है। तो इनके लिए इन तीनों को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया है इन 1/3 1/3 और 1/3, राइट। ये आप ध्यान कर लेना। इसके बाद अगर हम 2020 का नोबेल प्राइज़ देखें तो वो मिलग्रोम और विल्सन को दिया गया है, किसके लिए? फॉर इम्प्रूवमेंट द ऑक्शन थ्योरी। इसके लिए भी हमने फेसबुक पेज के ऊपर बिल्कुल एक स्टोरी बना करके मैंने डाला है डिटेल में, अगर आप पढ़ना चाहो तो वो भी पढ़ लीजिएगा, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, इनको हाफ हाफ मिला है। अगर हम अब 21 की बात करें तो डेविड कार्ड को मिला है इम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन टू द लेबर इकोनॉमिक्स। ये आपको ध्यान रखना है अलग अलग से, राइट। और अदर हाफ ज्वाइंटली, देखिए इसको तो अकेले को हाफ मिला है, इनको मिला 1/4 1/4। वो किसके लिए मिला है देखिएगा, एक तो इमेंस को मिला है और दूसरा जो है मिला है एनग्रिस्ट को मिला है फॉर देयर मेथडोलॉजी कंट्रीब्यूशन एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, राइट। कैजुअल रिलेशनशिप को उन्होंने जो मेथडोलॉजी डेवलप किया है फाइंड आउट करने की, उनके लिए इनको दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, इनको हाफ मिला है, इन दोनों को हाफ मिला है, यानी कि 1/4 1/4, राइट। तो डियर स्टूडेंट ये हमारी जो इंपॉर्टेंस बात है वो नोबेल प्राइज़ पे रही है। अब हम बात करते हैं न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। डियर स्टूडेंट हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 के अंदर था, राइट। अब जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो 2019 में चेंज किया गया, क्योंकि अभी जो है वो कंज्यूमर्स का जो पैटर्न है कंजप्शन का वो बदल गया है, परचेजिंग करने का स्टाइल बदल गया है। आगे मार्केट को सक्सेस करवाने के लिए ई कॉमर्स कंपनियां जो आ रही है, अब तुम देख रहे हो फेसबुक जैसी कंपनियां मेटा कंसेप्ट को लेके आ रही है, तो इन फ्यूचर में बहुत कुछ बदलने वाला है, राइट। तो उसी के कंसर्न में देखिए अगर आप यूएस में देखते हैं तो यूएस की कोई भी आप ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं तो उसमें जो कोई भी कंपनी प्रोडक्ट को लगाती है तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन डालती है एक एक चीज़, और वो प्रोडक्ट आप घर में मंगवाते हैं और उस डिस्क्रिप्शन जो डाला है उसके जैसा अगर उसमें नहीं हुआ तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो ये एक तरह का मार्केट में कंज्यूमर और जो सेलर है उनके बीच में इंफॉर्मेशन को क्लियर करने के लिए इस तरह के एक्ट लाए जाते हैं ताकि मार्केट के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो सिमेट्रिक हो सके, राइट। तो हमने भी इम्प्रूव किया है, और अब आप देखोगे अमेजोन खोल करके फ्लिपकार्ट खोल करके देखोगे तो उसके ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन, चलो ठीक है यूएस जितना तो प्रॉपरली नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक अब जो है रिप्लेसमेंट की गारंटी देने लगी है, उसको प्रॉपर बिहेवियर भी प्रॉपर हो गया है क्योंकि पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। तो ये गवर्नमेंट ने इसके ऊपर काम किया है, राइट। तो ये बिल जो है वो मैं मेन डेफिनेशन से यहाँ पर बात करूँगा कि उन्होंने कंज्यूमर की क्या डेफिनेशन दिया है कि कंज्यूमर वो है जो बाई कर सकता है किसी गुड्स को या सर्विस अवेल कर सकता है। तो ये आप पूरा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 6 इसके ऊपर राइट्स पे इम्फेसिस दिया गया है, ये 6 राइट यहाँ से आप रीड कर लीजिएगा, राइट। जस्ट एक बार रीडिंग ले करके आपको छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। एक इसके लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलप करेगी, उसके बारे में भी जस्ट एक बार आपको रीडिंग लेना है, उससे आपको जो एमसीक्यूज आएगा उसमें ध्यान रह जाएगा, राइट।
एक इसके अंदर पेनल्टी का भी प्रोविज़न किया गया है कि 10 लाख तक की पेनल्टी या 2 साल तक का जेल हो सकता है। और ये अगर कंज्यूमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसको भी एक कमीशन बनाया गया है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो डियर स्टूडेंट, ये आप अब पढ़ लीजिएगा। प्रोडक्ट की लाइबिलिटीज़ का मैंने जो है वो बात कर लिया है कि आपकी आज आप अमेजोन खोल के देखते हो तो इन्होंने मेंशन किया है कि मैन्युफैक्चरर या सर्विस प्रोवाइडर या सेलर कंपनसेट करेगा कंज्यूमर किसी भी तरह का अगर कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आ जाता है, राइट। तो ये जो है इसके थ्रू कंज्यूमर जो है वो और ज़्यादा कंज्यूमर एम्पावरमेंट हुआ है, राइट। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स या कोई इंक्वायरी है तो आप उस नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके आप हमें मैसेज कर सकते हैं और मैं आगे वाला वीडियो जो डालने वाला हूँ वो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा आई थिंक जो मैंने मेरे बच्चों को करवाया है, आपका किसी तरह के क्वेश्चंस जो है वो बाहर नहीं जाएंगे, राइट। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।